ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 चैप्टर आपका चल रहा था फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म मैंने आपको लास्ट क्लास में की फीचर ऑफ फेडरलिज्म पढ़ाया था। आपको की फीचर्स मैंने आपने पढ़ाया। इसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट मेक्स इंडिया एज ए फेडरल कंट्री। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इंडिया को फेडरल कंट्री, इंडिया के फेडरल कंट्री में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 से पार्टीशन ऑफ इंडिया, ब्लडी पार्टीशन कह सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, लाखों लाख लोग उसमें डेथ कर गए, जो माइग्रेट कर रहे थे इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को छोड़कर जा रही थी, देश के अंदर मोर देन 500 स्टेट को फ्री छोड़ दिया कि आप चाहे तो इंडिया गवर्नमेंट में रह सकते हैं, या फिर आप फ्री रह सकते हैं, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। इट वॉज ग्रेट प्रॉब्लम था, जिससे बाद में सॉल्यूशन किया गया। इंडिया को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से संबोधित किया गया, और हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म। लेकिन हमारा संविधान फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे चलता है। फेडरेशन वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया, लेकिन उसके प्रिंसिपल को हमारे संविधान में एडॉप्ट किया गया है। प्रिंसिपल, सिद्धांत। इनिशियल फेज में या फिर शुरू से कहिए, हमारे संविधान में दो तरह के गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य गवर्नमेंट, प्रोविंस स्टेट गवर्नमेंट करके कर सकते हैं। कंट्री चलने के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ होता चला गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, जिसको लेकर के 1992 में एक अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और एड किया गया 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट, तीसरी लेयर की गवर्नमेंट को उसमें इंप्लीमेंट किया गया, जोड़ा गया, जिसे आप नाम दे सकते हैं गांव में पंचायत और शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूप में, म्युनिसिपलिटीज के रूप में ये एड किया गया। तो इस तरह करके हमारे देश में ट्राई किया गया कि फेडरलिज्म को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, देश में फेडरलिज्म प्रिंसिपल को कैसे देश में इंप्लीमेंट किया जाए। ये फर्स्ट स्टेप था 3rd टायर गवर्नमेंट को लागू करने का। तो देखेंगे हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले तो मैंने बताया 2 तरह से पावर का डिवीजन किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया। इसके बाद 1992 में संविधान में अमेंडमेंट करने के बाद 3rd टायर गवर्नमेंट को लागू किया गया, जिसे पंचायत या म्युनिसिपलिटीज के नाम से। इसके बाद पावर का जो डिवीजन हुआ, पावर का डिवीजन, उसके बाद जो गवर्नमेंट के बीच, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पावर का डिवीजन किया गया, वो इस तरह से किया गया। यूनियन लिस्ट, यह लिस्ट, इसमें आते हैं मोर देन 97 सब्जेक्ट्स। इसमें डिफेंस, बैंकिंग, आपको रेलवेज, फॉरेन अफेयर्स, ये सभी जो डिपार्टमेंट है, इस तरह के कितने डिपार्टमेंट है, 97 डिपार्टमेंट्स के आसपास है, और ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। और इस लिस्ट पे केवल रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इंप्लीमेंट भी यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होता है। नेक्स्ट है तो स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे आते हैं, उसमें आपको है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ ये लिस्ट होता है, इसमें पुलिस हो गया, उसके बाद आपको एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस चीज से जुड़ा हुआ जितने भी सब्जेक्ट, इसमें मोर देन आपको 60 के आसपास, 63 या 67 के आसपास की ये लिस्ट आते हैं। आप चेंज कर लेंगे।
आप चेक कर लेंगे इसे, न्यू बुक में आपके ये मेंशन किया होगा, इसमें आप चेक कर लेंगे। स्टेट लिस्ट, उस स्टेट लिस्ट पे केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लॉज बना सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है। दिस इज द डिवीजन ऑफ पावर। थर्ड जो आपका लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, कुछ ऐसे लिस्ट है जिसपे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए, आप कर सकते हैं मैरिज, डाइवोर्स, इस तरह की जो है उस पर एंसेस्टर प्रॉपर्टीज का जो होता है उस पर एडॉप्शन, इन सभी मामलों में आपको दोनों गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली द लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट। अगर किसी तरह से कानून बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वही लागू होता है। ठीक है। फोर्थ है आपको रेस्ट्रिक्टिव सब्जेक्ट। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाते समय कुछ ऐसे सब्जेक्ट उस समय अवेलेबल नहीं थे जो कि बाद में उसे ऐड किया गया। तो बाद में जो सब्जेक्ट्स आए, जैसे आप देखिए अभी टेलीविजन, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, मोबाइल से जुड़ा हुआ, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ, ये सब का इनोवेशन बाद में हुआ, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया और इस सब्जेक्ट पे इसे रेसोडरी सब्जेक्ट कहा जाता है और इस सब्जेक्ट पे कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसमें किस तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। दिस इज द डिवीजन ऑफ पावर। इसके बाद देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसे, यूनियन यूटी ऐसे हैं, कुछ यूटी है यूनियन टेरिटरी से कहा जाता है, उसके पास लिटिल पावर होता है और ये टोटली हैंडल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ स्टेट ऐसे हैं देश के अंदर जिसको डिफरेंट स्टेट, हमारे देश के सारे स्टेट्स हैं, सभी को आइडेंटिकल पावर नहीं है। आइडेंटिकल पावर से मतलब इक्वल पावर सभी के पास नहीं है, कुछ अलग है, किसी के पास मोर पावर, किसी के पास लेस पावर। एग्जांपल देख लीजिए, 371 और 370 आपका है। आप अगर अवेयर होंगे तो जानते होंगे JNK में ये 370 लागू हुआ था, जिसे लास्ट 5 अगस्त 1920 को 2020 को इंडिया गवर्नमेंट ने उसे एबॉलिश कर दिया। कौन सा आर्टिकल था? 370 था। और 370 के तहत ही कश्मीर को प्रिविलेज मिला हुआ था बहुत सेक्टर में। वो क्या था? रेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल वहां लैंड परचेज नहीं कर सकते थे, जॉब पर नहीं कर सकते थे वहां पे, उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका अलग फ्लैग था, उसका अलग इलेक्शन का प्रोसेस अलग था, 6 साल में इलेक्शन होते थे। ये एक तरह से स्पेशल पावर उसको दिया गया। हालांकि ये एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके बाद एक और है 371 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के पास दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी रेस्ट ऑफ द इंडिया के पीपल वहां पर लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं, उसके कल्चर ट्रेडिशन को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए ये राइट्स उसे दिए गए, 371 दिए गए। तो इस तरह करके पूरे देश में सभी स्टेट्स को इक्वल पावर और आइडेंटिकल पावर प्रोवाइड नहीं किए। दिस इज द मेकिंग ऑफ द इंडिया एज ए फेडरल कंट्री। चलिए नेक्स्ट है फेडरलिज्म प्रैक्टिस। और हमारे देश में फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए केवल पावर का डिवीजन ही काफी नहीं, फेडरलिज्म को सक्सेसफुली रन करने के लिए, फेडरलिज्म को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए देयर इज ए रियल सक्सेस और रियल नीड ऑफ डेमोक्रेटिक नेचर। केवल 3 टायर गवर्नमेंट बांट देने से और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट बांट देने से फेडरलिज्म सक्सेसफुल रन नहीं कर पाता। उसके लिए कंट्री का डेमोक्रेटिक नेचर होना बहुत जरूरी है, या फिर गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक नेचर होना बहुत जरूरी है। जब कोई भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो नेचुरली वहां पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और फेडरल डिवीजन जो पावर है वो ठीक से सक्सेसफुल नहीं काम कर पाता और फेडरलिज्म भी ठीक से प्रैक्टिस नहीं हो पाता। हमारे देश में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए जो कुछ टेस्ट अपनाए गए कि कैसे हमारा देश फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ठीक से इंप्लीमेंट कर पाएगा, वो आपको है। पहला है फर्स्ट टेस्ट आपका क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट। क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट, आप इसको मान लें
देश जब आजाद हुआ उसके बाद से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के बहुत सारे स्टेट्स के बाउंड्रीज चेंज होते चले गए। जिस समय आजाद हुआ उस समय नंबर ऑफ स्टेट्स कम थे, आज देखिए नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि देयर वेयर द डिमांड ऑफ द स्टेट्स फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। गवर्नमेंट ने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन किया। जैसे बांग्ला बोलने वाले का तो एक वेस्ट बंगाल के दे दिए गए, उड़िया बोलने वाले उड़ीसा दे दिए गए, पंजाबी बोलने वाले पंजाब दे दिए गए। उसी तरह और भी किसी लैंग्वेज तेलुगु तमिल बोलने वाले को अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया। हालांकि इस तरह के स्टेट के फॉर्मेशन में हमारे जो कुछ मेजर लीडर्स थे उन्होंने क्वेश्चन उठाया था, दिस विल बी द स्टेप्स फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एंड इट विल क्रिएट द डिसयूनिटी इन द कंट्री। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन द लॉन्ग रन एक तरह से ये गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन के मजबूत कर रखा है इसमें। तो लैंग्वेज के बेस पे स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। दूसरा जो था आपका लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे देश में जब देश आजाद हुआ उसके बाद हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया। आप ये जान लें कि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी ये द हिंदी इज स्पोकन बाय द 43% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हमारे देश के 43% पॉपुलेशन के द्वारा हिंदी बोले जाते हैं। लेकिन हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया देश में। इसके बाद भी 21 लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया ताकि देश के अंदर जो मेजर पॉपुलेशन जो जिस लैंग्वेज को बोलते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान किया, उसे शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। उसे किस लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है? शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। हालांकि 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्टॉप कर दिया गया था टू प्रमोट द हिंदी को प्रमोट करने के लिए इंग्लिश को 1965 में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्टॉप कर दिया गया। बट साउथ इंडिया में इसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हो गया। एक लीडर ने तो आंदोलन कर दिया लंबे समय तक। भूख हड़ताल करने के बाद 58 और 60 डेज के आसपास उन्होंने स्ट्राइक किया और वो डेथ भी करे। तो एक वायलेंस हुआ, मूवमेंट क्रिएट हुआ साउथ इंडिया में और फिर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया। तो हिंदी और इंग्लिश हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसे आप नेशनल लैंग्वेज नहीं कहेंगे। इसके अलावा 21 लैंग्वेज जो हमारे देश में अडॉप्ट किए गए हैं ताकि देश के अंदर जो यूपीएससी के एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में हर स्टेट के स्टूडेंट उस लैंग्वेज को में एग्जाम दे सके और पास कर सके, या फिर उस स्टेट में उस लैंग्वेज के बेस पे काम हो सके। तो ये आपको लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट किया गया हमारे देश में। इसके बाद है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशन बिगिनिंग में कांग्रेस ऑलमोस्ट ऑल ओवर कंट्रीज में, देश के सभी राज्यों में कांग्रेस का शासन होता था। और ऐसा देखा गया है कि सेंटर में और स्टेट गवर्नमेंट में सेम गवर्नमेंट होती है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑटोनोमस या अपने पावर को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते और वो एक तरह से सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लीडर को ये डर रहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे या फिर उनसे कुछ अधिक पावर का डिमांड करेंगे तो हो सकता है हमें डिपोज करके किसी और को वो बैठा देंगे। इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट आवाज नहीं उठा पाती है, अपने फुल पावर का डिमांड नहीं कर पाती और पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाती, पावर से मिल नहीं पाता, ऑटोनोमस नहीं निकल रहा। लेकिन 1992 के बाद या फिर क्या है 1990 के बाद 1990 के बाद स्टेट सेंट्रल रिलेशन में डिफरेंसेज आए। बहुत सारे स्टेट्स में रीजनल पार्टी का डेवलपमेंट हुआ, क्षेत्रीय पार्टी का डेवलपमेंट हुआ और क्षेत्रीय पार्टी ने मिल करके
देश में एक अलग कांग्रेस पार्टी के अपोज में गवर्नमेंट को बनाया, तो वहां पे क्या हुआ, पावर का डिवीजन हुआ। स्टेट गवर्नमेंट से कुछ डिफरेंट स्टेट के जो पार्टीज थे वो मिलकर के कॉलिजन गवर्नमेंट बनाया उन्होंने और सेंटर में चला। हालांकि ये कॉलिजन गवर्नमेंट बहुत दिनों तक सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन इस तरह भी पावर का डिवीजन किया गया है। आप अगर आपके पास अगर बुक अवेलेबल हो तो आप थोड़ा सा मैच देखेंगे। मैं आपको एक मैच दिखाने जा रहा हूं पावर शेयरिंग का। हाँ, इस मैच में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पे दे रखा है स्टेट स्प्लिट फॉर द मोर पावर। पावर के लिए ये स्टेट्स के गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर ये लाइन लगे हुए हैं और इन्हें एक प्रकार से कांग्रेस की पार्टी की वो पावर का शेयर करे, जस्ट लाइक द बेगर्स ये सभी खड़े हैं पावर के लिए। सेकंड में आप देख सकते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट बना हुआ है, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे और बाकी सारे रीजनल पार्टीज ने मिलकर कॉलिजन गवर्नमेंट बनाया। यहाँ पे पावर का शेयर बना हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टीज को पावर शेयर करने का मौका मिला यहाँ पे। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट थी स्टेट गवर्नमेंट, तो इस तरह करके पावर का शेयर किया गया। ठीक है, तो ये पावर का शेयरिंग कैसे प्रैक्टिस किया जाता है।